नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस का। जी हाँ, तो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 एक हमने जो है वो कर लिया। आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं। ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम यानी कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। जी हाँ, तो 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसमें हम पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सारे के सारे मैथ, इंग्लिश और जितने भी हैं सब कुछ कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो समय को न गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हमारी इस वीडियो के इस प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले कैमरे को करेंगे थोड़ा सा जूम, ताकि आप लोगों को जो है क्वेश्चन साफ साफ और सही से दिखाई दे जाए। तो चलिए जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा और करेंगे जूम। चलिए, इतने में आप लोगों को दिखाई दे जाएगा, अच्छे से सारा क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे जाएगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जी हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है जे कृष्णमूर्ति। जी हाँ, तो जे कृष्णमूर्ति थे। तो जे कृष्णमूर्ति जो थे वो क्या थे? तो जे कृष्णमूर्ति जो थे वो एक दार्शनिक थे। क्या थे? जे कृष्णमूर्ति एक दार्शनिक थे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है साहित्य सुमन। ध्यान दीजिएगा, साहित्य सुमन भट्ट जी की किस विद्या का रचना है? जी तो साहित्य सुमन भट्ट जी की किस विद्या का रचना है? तो इसका राइट आंसर जो है ये एक निबंध है। जी हाँ, तो साहित्य सुमन जो है वो एक प्रकार का निबंध है, जो कि भट्ट जी के द्वारा जो है वो रचा गया। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है मालवती। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, मालवती क्या है? तो मालवती क्या है? तो मालवती जो है एक राग है। क्या है? एक राग है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है निम्न में से, या ध्यान दीजिए, निम्न में से आंदोलन, जहाँ तो आंदोलन स्मेकल की कविता, जहाँ तो आदोलेन स्मेकल की कविता संग्रह है। तो कौन सी कविता संग्रह जो है आदोलेन स्मेकल की है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नमो नमो भारत माता। जी हाँ, तो नमो नमो भारत माता जो है वो इनकी कविता का संग्रह है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है सूरदास जी। जी हाँ, तो सूरदास की निम्न में से कौन सी रचना है? तो सूरदास की अगर बात की जाए, जी हाँ, तो अगर सूरदास की बात की जाए तो सूरसागर। जी हाँ, तो सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों की तीनों रचनाएं जो हैं वो सूरदास की है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है सहजोबाई। ध्यान दीजिएगा, सहजोबाई द्वारा लिखित एकमात्र रचना है। तो सहजोबाई द्वारा लिखित एकमात्र रचना जो है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सहज प्रकाश। जी हाँ, तो सहज प्रकाश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है जिंदगी नामा। ध्यान दीजिएगा, जिंदगी नामा के रचनाकार कौन है? तो जिंदगी नामा की अगर बात की जाए तो जिंदगी नामा के रचनाकार जो हैं वो कृष्णा सोबती हैं। कौन है? कृष्णा सोबती जो हैं वो जिंदगी नामा के रचनाकार हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है निम्न में से मुक्ति बोध। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, मुक्ति बोध के रचना है। जी हाँ, तो मुक्ति बोध के रचनाकार कौन है? तो मुक्ति बोध की अगर बात की जाए तो मुक्ति बोध के रचनाकार जो है भूरी भूरी खाक धूल। जी हाँ, तो भूरी भूरी खाक धूल जो है वो मुक्ति बोध के रचना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है हिंदी में पहली दलित आत्मकथा, या तो हिंदी में पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? तो पहली दलित आत्मकथा की बात की जाए, जी हाँ, तो पहली दलित आत्मकथा की बात की जाए तो अपने अपने पिंजरे। जी हाँ, तो अपने अपने पिंजरे जो है वो पहली दलित आत्मकथा। अगला प्रश्न जो है अज्ञेय का जन्म हुआ था। तो अज्ञेय का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो अज्ञेय के जन्म की बात की जाए तो इसका राइट आंसर जो है 1911। जी हाँ, तो 1911 में जो है अज्ञेय का जन्म हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कंकावती के रचनाकार हैं। जी हाँ, तो कंकावती के रचनाकार कौन है? तो कंकावती की बात की जाए तो कंकावती के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन हैं? राजकमल चौधरी। जी हाँ, तो राजकमल चौधरी जो हैं वो कंकावती के रचनाकार है। अगला प्रश्न जो है हिंदी कविता में, ध्यान दीजिएगा कि हिंदी कविता में सॉनेट, जी हाँ, तो सॉनेट के
पर्याय कौन से माने जाते हैं? तो सोनेट के पर्याय की बात की जाए तो ये आपका त्रिलोचन, जी हाँ, त्रिलोचन जो है वो माने जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस साहित्य पत्रिका, जी हाँ, तो किस साहित्य पत्रिका का संपादन नरेश सक्सेना ने किया है? तो नरेश सक्सेना ने जो है, जी हाँ, तो नरेश सक्सेना ने जो है वो आरंभ पत्रिका का संपादन किया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, सुभद्रा जी की पहली कहानी संग्रह है। तो सुभद्रा जी की पहली कहानी संग्रह जो है वो कौन सी है? तो बिखरे मोती, जी हाँ, तो बिखरे मोती जो है सुभद्रा जी की पहली कहानी का संग्रह है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है, निराला जी का जन्म हुआ था। तो निराला जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो निराला जी का जन्म जो है वो आपको 1897 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, तो 1897 ईस्वी में हुआ था। तो आगे जो है दोस्तों वो हमारा इंग्लिश का एक आपको गद्यांश दिया हुआ है, यानी कि पैसेज दिया हुआ है। इसके अनुसार जो है आपको प्रश्न का उत्तर देना। सबसे पहले हम इस गद्यांश को थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करने का कोशिश करेंगे। तो पहले बोला जा रहा है, द स्टोन एज वाज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री विच बिगन इन अप्रॉक्सीमेटली 2 million BC and list until 3000 BC. Its name was derived from the stone tool and weapon that modern scientists discovered. This period was divided into the Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic age. During the first period, the first hedge and the huge fire for heating, and cooking were developed as a result of the ice age. People, yeah, तो as a result of ice age, people were forced to seek shelter in cave, wear cloth, and develop new tools. ये जो था हमारा क्या था? फ्रिज था। क्या था? हमारा फ्रिज था। अब फ्रिज के अनुसार जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? द स्टोन एज वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट? तो जैसा कि हमने देखा कि स्टोन एज जो है, जी हाँ, तो स्टोन एज जो है पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी, यानी कि जो है यहाँ पे सी में जो है 3 है, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न बोला जा रहा है, व्हाट वाज, जी हाँ, तो व्हाट वाज फर्स्ट इन द पैलियोलिथिक पीरियड। जी हाँ, तो व्हाट वाज फर्स्ट इन द पैलियोलिथिक पीरियड। तो देखिए पैसेज के अनुसार, जी हाँ, तो पैसेज के अनुसार अगर बात की जाए तो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट हेड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पैसेज में द फर्स्ट हेड, देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है द फर्स्ट हेड एंड यूज टू फायर हीटिंग एंड कुकिंग वर्क। तो फर्स्ट हेड जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न में जो बोला जा रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना। जी हाँ, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन में दे रहा है, इफ़ यू वांट, जी हाँ, तो इफ़ यू वांट टू स्मोक यू ऑल हैव, जी हाँ, तो यू ऑल हैव टू गो आउट सैड कंडक्टर। तो सैड कंडक्टर, तो इसके अनुसार जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। द कंडक्टर के ऑर्डर पहला तो नहीं होगा। द कंडक्टर, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। द कंडक्टर सेड दैट इफ, तो इफ आई या ही दोनों हो सकता है यहाँ पे। आई या ही वांटेड टू स्मोक, आई या ही वुड हैव टू गो आउट। ये जो है इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न में जो है वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। कहा जा रहा है बी केयरफुल, जी हाँ, तो बी केयरफुल द स्टेप आर वेरी स्लिपरी। जी हाँ, तो द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी, आई वार्नेड हिम। क्या? आई वार्नेड हिम। तो इसके अनुसार जो है, जी हाँ, तो इसके अनुसार जो है देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं एक और थोड़ा सा देख लेता हूँ। आई वार्नेड हिम टू बी अ केयरफुल एज अ स्टेप स्लिपरी, वेरी स्लिपरी। चलिए, तो इसके अनुसार जो है, जी हाँ, तो इसके अनुसार जो है वो राइट आंसर जो है वो ए वाला ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला ही हो जाएगा। आई वार्नेड हिम टू बी केयरफुल एज, जी हाँ, तो एज द स्टेप वर वेरी स्लिपरी। ये जो है आपका राइट आंसर
हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न में जो है वो पूछा जा रहा है, क्या करने के लिए बोला जा रहा है, तो कंसिडर द फॉलोइंग गिवन लेटर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले जो है यहाँ पे एक लेटर लिखवाया गया, क्या लिखवाया गया है, लेटर लिखवाया गया। उसके अनुसार जो है जो फिल इन द ब्लैंक, देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है और एक यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। बोला जा रहा है, डियर सर मैडम आई एम इंटरेस्टिंग फिल इन द ब्लैंक इनरोलिंग, तो इनरोलिंग ऑन ऑफ योर कंसिडर्ड कोर्स इन सितंबर, प्लीज सेंड मी अ कॉपी ऑफ योर प्रोस्पेक्टस। जी हाँ, तो प्रोस्पेक्टस। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, आई नीड इंफॉर्मेशन टू a range of course including the current fee. I would also like information on any open day you may be planning in the next couple of month। उसके बाद बोला जा रहा है आई वुड बी, जी हाँ, तो आई वुड बी फॉर अ स्पीडी रिस्पॉन्स, आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू योर फैथफुल। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक फिर से। चलिए, तो इसके अनुसार जो है हम लोग क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस का अनदर वर्ड पूछा जा रहा है, यानी कि जो है यहाँ पे सिनोनिम पूछा जा रहा है। सीधे तौर पे बोला जाए तो सिनोनिम पूछा जा रहा है, तो प्रोस्पेक्टस का सिनोनिम जो है वो कैटलॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैटलॉग हो जाएगा। यानी कि कैटलॉग जो है वो प्रोस्पेक्टस का जो है वो क्या होता है, सिनोनिम होता है। अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है, विच इज सोना एड्रेस। जी हाँ, तो विच इज सोना एड्रेस। तो सबसे ऊपर में ही देखिए, सबसे ऊपर में ही जो है वो एड्रेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 24 हाजेल ट्री क्लोज गाइड फोर्ट। तो ऊपर में ही लिखा हुआ जो है वो सोना का जो है वो एड्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोना का जो है वो एड्रेस हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर जो है 24 हाजेल ट्री क्लोज, ये जो है आपका सोना का एड्रेस हो जाएगा। यानी कि 21 का ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम द एड्रेस, व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम द एड्रेस। तो क्या यहाँ पे मिसिंग है, जी हाँ, तो क्या यहाँ पे मिसिंग है, तो इसके अनुसार जो है, या तो ध्यान दीजिएगा कि इसके अनुसार जो है क्या मिसिंग है, तो इसके अनुसार जो है द पोस्ट कोड। ध्यान से देखिएगा, अगर हम देख लेते हैं कि पोस्ट कोड यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, कहीं पे भी जो है पोस्ट कोड, जो 8 लेटर का पोस्ट कोड होता है वो कहीं पे भी पोस्ट कोड नहीं दिया हुआ। ध्यान से देख सकते हैं, तो पोस्ट कोड जो है इस क्वेश्चन के अनुसार जो है वो मिसिंग है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है, व्हाट इज द मिसिंग वर्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द लेटर। जो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हाट इज द मिसिंग वर्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द लेटर। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट खाली स्थान था, जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट स्टेंजा में जो खाली स्थान था वहाँ पे जो है आपको क्या फील होना चाहिए, तो इंटरेस्टिंग। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग बोल रहा है। देखिए बोल रहा है आई एम इंटरेस्टिंग, तो इसके अनुसार जो है, जी हाँ, तो इसके अनुसार फर्स्ट स्टेंजा में जो है, जी हाँ, तो फर्स्ट स्टेंजा में जो है क्या आना चाहिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन। आई एम इंटरेस्टिंग इन होता है, क्या होता है, इंटरेस्टिंग इन। तो इंटरेस्टिंग इन अगर देख लेते हैं तो इंटरेस्टिंग इन कहाँ के में है, तो इन जो है बी में है। कहाँ है, इन जो है वो बी में है, यानी कि बी आंसर जो है यहाँ का राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, द वर्ब फॉर्म ऑफ द नाउन हैंड इज। तो हैंड का जो है वो नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, जी हाँ, तो वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, जी हाँ, तो आपका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका हैंडल। जी हाँ, तो हैंडल जो है वो वर्ब फॉर्म हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक। जी हाँ, तो फिल इन द ब्लैंक है, बोल रहा है यू फिल इन द ब्लैंक हिम दैट गैम्बलिंग वुड रन हिम। जी हाँ, तो रन हिम, तो इसका राइट आंसर जो है क्या आना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले शुड है, जी हाँ, तो मस्ट भी है, नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, सबसे पहले ये हट जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शुड हैव वार्नेड। जी हाँ, तो यू शुड हैव वार्नेड हिम टू ग्लैमेड वुड रन हिम। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, जी हाँ, तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, इफ़ यू, जी हाँ, तो इफ़ यू tag to talk to the professor then which type of regular use, जी हाँ, तो which type of regular use। तो यहाँ पे जो है
कौन सा रेगुलर यूज होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? फॉर्मल। जी हाँ, तो जब हम प्रोफेसर से बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मल होकर, यानी कोई टीचर से या फिर प्रोफेसर से बात करेंगे तो फॉर्मल होकर हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो और तुम्हारा अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द वन ऑफ बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ मीनिंग विच ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। तो इडियम फ्रेज है, यहाँ पे बोला जा रहा है टू ड्रा द लॉन्ग बो। ध्यान दीजिएगा, टू ड्रा द लॉन्ग बो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? टू मेक एन एग्जैक्ट स्टेटमेंट। यहाँ तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है, तुम्हारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है ट्रांसलेट। ध्यान दीजिए, ट्रांसलेट करने के लिए बोल रहा है। तो ट्रांसलेट करने की अगर बात की जाए तो बोल रहा है शायद वह घर पे होगा। तो शायद लगा हुआ है, यहाँ तो शायद लगा हुआ है तो मे आ जाएगा। वह घर पे होगा, और मे के साथ भी आता है, यानी कि देख लेते हैं मे के साथ भी कहाँ पे है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ही मे बी एट होम। जी हाँ, तो ही मे बी एट होम ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है अप्रीसियस। जी हाँ, तो अप्रीस मस्ट बी हाउ लॉन्ग। जी हाँ, तो अप्रीस मस्ट बी हाउ लॉन्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए इसके अनुसार? तो इसका राइट आंसर जो है 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैसेज। जी हाँ, तो 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैसेज जो है वो प्रीस होता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है? तो अगले प्रश्न में बोला जा रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1984। जी हाँ, तो 1984 के राइटर कौन है? तो 1984 के जो राइटर हैं, जी हाँ, तो 1984 के जो राइटर हैं वो कौन हैं? तो हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। जी हाँ, तो जॉर्ज ऑरवेल जो हैं वो 1984 नामक बुक के क्या हैं? राइटर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है यहाँ से हमारा मैथ शुरू होता है। क्या होता है? यहाँ से मैथ शुरू होता है। तो दोस्तों मैथ का जितना भी सॉल्यूशन है, जी हाँ, तो मैथ का जितना भी सॉल्यूशन है हम इसको लास्ट में देखेंगे। जी हाँ, तो सारे मैथ का सॉल्यूशन जो है हम लास्ट में देखेंगे। जितना ये मैथ है सारे का मैथ का सॉल्यूशन हम लोग लास्ट में देखेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा पीछे आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाले सेक्टर में हम लोग क्या करेंगे? मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैथ जो है आपका कहाँ तक है? 45 तक मैथ है। उसके बाद जो है हम लोग बढ़ेंगे 46 नंबर क्वेश्चन से। तो 46 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है? अगर भाग की बात की जाए तो भारतीय न्यायालय के किस भाग में आपको सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है? तो सर्वोच्च न्यायालय का अगर उल्लेख की बात की जाए, जी हाँ, तो सर्वोच्च न्यायालय के उल्लेख की बात की जाए तो भाग 5 में, किसमें? भाग 5 में जो है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। अगला है लोक अदालत। ध्यान दीजिएगा, लोक अदालत के संचालन का अधिकार किसे दिया गया है? तो लोक अदालत के संचालन का अधिकार जो है वो किसे दिया गया है? तो राज्य स्तर, जी हाँ, तो राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जो है ये दिया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है निर्देशक। ध्यान दीजिएगा, निर्देशक तत्व के गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत कौन से तत्व शामिल हुए? हैं तो निर्देशक गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत कौन सा तत्व शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त में से सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का गठन, ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर उद्योग की स्थापना, अनुसूचित जनजाति और जाति के हित का प्रोत्साहन, ये सारे के सारे आंसर सही, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। जी हाँ, तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका अर्थ जो है वो क्या होगा? तो इसका अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ जो है क्या होना चाहिए देख लेते हैं। सभी मंत्री, जी हाँ, तो सभी मंत्री एक दल की भांति कार्य करेंगे। जी हाँ, तो सभी मंत्री एक दल की भांति काम करेंगे। सभी मंत्री अपने कार्य के लिए राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। सभी मंत्री नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, सभी मंत्री अपने कार्य के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ध्यान दीजिए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और सभी एक साथ कार्य करेंगे, यानी कि ए और सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में, जी हाँ, तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यहाँ तो उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? तो ये जो है अमेरिका, यानी कि यूएसए से उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है लिया गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, जी हाँ, तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
पृथक अनुसूची, जी हाँ, तो पृथक अनुसूची जनजाति आयोग का गठन किया गया है। तो गठन किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 338 के क, जी हाँ, तो 338 का आर्टिकल के अनुसार जो है ये पृथक किया गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारतीय गणराज्य के संविधान में कौन सा अनुच्छेद, जी हाँ, तो भारतीय गणराज्य के संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? जी हाँ, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण का प्रावधान की बात की जाए तो ये आपका अनुच्छेद 21, जी हाँ, तो अनुच्छेद 21 जो है ये संबंधित है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है या फिर आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद जो है 21 निलंबित नहीं किया जाता है। जी हाँ, तो निलंबित नहीं किया जाता। अगर आप अनुच्छेद से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में जो वीडियो का लिंक आ रहा है उस पर टिप करके 1 से लेकर, जी हाँ, तो 1 से लेकर के ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर के 395 तक हमने सारे अनुच्छेद को कवर किया है इस वीडियो में। तो आई बटन में जो लिंक आ रहा है उस पर टिप करके आप अनुच्छेद का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है किस प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक भूगोलवेत्ता ने भूगोल को संगठित वस्तुनिष्ठ ज्ञान का विज्ञान कहा है? तो संगठित वस्तुनिष्ठ ज्ञान का विज्ञान कहा है। तो इसका राइट आंसर जो है, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इमैनुअल कांट ने, जी हाँ, तो इमैनुअल कांट ने जो है इसे कहा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? ध्यान दीजिएगा इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल की बात की जाए तो यहाँ पे जो है दाल जो है वो फलीदार फसल है, मोटे अनाज तिल ज्वार ये सब नहीं होगा। अगला प्रश्न जो है निम्न में से कौन सी परिभाषा संसाधनों को स्पष्ट करती है? तो निम्न में से कौन सी परिभाषा जो है संसाधनों को स्पष्ट करती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता, जी हाँ, तो आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता जो है वो संसाधन को परिभाषित करती है। अगला प्रश्न जो है पेरिस में इस्तांबुल तक जाने वाली, जी हाँ, तो पेरिस से इस्तांबुल तक जाने वाली महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है? तो पेरिस से इस्तांबुल तक जाने वाले महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ओरियन, जी हाँ, तो ओरिएंट एक्सप्रेस, जी हाँ, तो ओरिएंट एक्सप्रेस जो है वो ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न में जो है बोला जा रहा है भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है बोला जा रहा है किस वर्ष, यानी कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहले सबसे पहले तो बम्बई से थाने, यानी कि मुंबई से थाने के बीच चली थी। कब चली थी? 1853 में, जी हाँ, तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच जो है ये रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहा जा रहा है मानव विकास सूचकांक HDI संबंधित निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। यहाँ तो निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए, जी हाँ, तो सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, या मानव विकास के प्राप्तियों को मापन करता है। जी हाँ, तो ये मानव विकास के प्राप्तियों को मापन करता है। कौन सा? मानव विकास सूचकांक। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है पी तरंगे, जी हाँ, तो पी तरंगे कंपन की दिशा के, जी हाँ, तो दिशा के किस रूप में होती है? पी तरंगे कंपन की दिशा के तरंग की दिशा के किसके बराबर होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर होती है। जहाँ तो कल हमने पढ़ा था एस वेव जो है, यानी कि एस तरंगे जो हैं वो किसमें? इस तरंगे जो है वो सॉलिड में गमन करती है। किसमें? सॉलिड में, यानी कि ठोस में गति करती है। अगला प्रश्न जो है गर्म महासागरीय धाराएं, जी हाँ, तो गर्म महासागरीय धाराएं जो है वो कैसी होती है या फिर उसकी प्रकृति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। तो गर्म महासागरीय धाराएं जो है वो ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि गर्म से ठंडे की ओर जो है गर्म धाराएं प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सी सूचकांक की विशेषता नहीं है? जी हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सी सूचकांक की विशेषता नहीं है? तो सूचकांक की विशेषता नहीं की बात की जाए, जी हाँ, तो सूचकांक की विशेषता नहीं की बात की जाए तो यहाँ पे जो है राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो डी में बोला जा रहा है सूचकांक चालू वर्ष एवं आधार वर्ष की कीमतों का योग होता है। जी हाँ, तो सूचकांक चालू वर्ष और आधार वर्ष के
कीमतों का योग होता है। अगला प्रश्न है पूर्ति का अर्थ है, तो पूर्ति का अर्थ जो है वो क्या है, तो पूर्ति का अर्थ जो है इसके अनुसार जो है वो क्या हो जाएगा, तो विक्रय के लिए प्रस्तुत वस्तुओं की मात्रा, विक्रय के लिए प्रस्तुत वस्तुओं की मात्रा जो है वो क्या हो जाएगा, पूर्ति का अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है गरीबी का दुष्चक्र, ध्यान दीजिए गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो इसको प्रस्तुत करने वाला, जी हाँ, तो गरीबी के दुष्चक्र को प्रस्तुत करने वाला जो था वो कौन था, तो रॉगनर नर्स्के है, जी हाँ, तो रॉगनर नक्शे हैं। अगला प्रश्न जो है मांग के संकुचन, ध्यान दीजिएगा मांग के संकुचन एवं विस्तार में, जी हाँ, तो मांग के संकुचन एवं विस्तार में क्या होता है, तो मांग के संकुचन एवं विस्तार में जो है मांग वक्र अपरिवर्तित रहता है। कैसा रहता है, मांग वक्र जो है वो अपरिवर्तित रहता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसे उत्पादन, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से किसे उत्पादन की स्थिर लागत में सम्मिलित किया जाता है, तो किसे सम्मिलित किया जाता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो फैक्ट्री भवन का किराया, जो है तो फैक्ट्री भवन का किराया जो है वो सम्मिलित स्थिर लागत, यानी कि एक बार लगा दिया और हमारा किराया जो है वो मिलता रहेगा। अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है विकास का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा विकास का सिद्धांत जो बताता है कि समाज परंपरा से आधुनिक औद्योगिक रूप से संगठन की ओर अग्रसर है, ये किसका सिद्धांत है, जी हाँ, तो ये जो है किसका सिद्धांत है, तो दोस्तों ये जो सिद्धांत है, जी हाँ, तो ये दोस्तों ये जो सिद्धांत है वो किसका है, तो ये जो है आधुनिकीकरण का सिद्धांत है, किसका है, ये आधुनिकीकरण का जो है ये सिद्धांत है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है गैर, ध्यान दीजिएगा कि गैर योजनागत, ध्यान दीजिए गैर योजनागत व्यय में किसे शामिल किया जाता है, तो गैर योजनागत व्यय में जो है किसे उत्पादन, सुरक्षा सेवाएं और वेतन एवं पेंशन सभी को जो है शामिल किया, तो इसका राइट आंसर जो है डी, यानी कि इनमें से सभी उत्पादन, रक्षा सेवाएं और वेतन पेंशन को शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न जो है वो मिलान करने वाला, जी हाँ, तो अगला प्रश्न जो है मिलान करने वाला है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए वीर कुंवर सिंह, तो वीर कुंवर सिंह जो है बिहार से थे, कहाँ से थे, बिहार से, तो यहाँ इसके अनुसार जो है ए का दो जो है दो ऑप्शन में, किसमें है, दो ऑप्शन में ए, बी और सी में है। उसके बाद जो है मंगल पांडे की बात की जाए, इसमें से जो जाना है उसको देखेंगे। मंगल पांडे की बात की जाए तो मंगल पांडे जो है वो कहाँ से थे, तो बैरकपुर छावनी से थे, कहाँ से थे, बैरकपुर छावनी से, यानी कि सी का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी का 4। देखिए सी का 4 जो है वो 2 में है, किसमें है, 2 में है, किसमें, सी में और डी में, लेकिन 2 जो है इसका सी आंसर जो है 68 का सी सही हो जाएगा, यानी कि इसके अनुसार जो है वीर कुंवर सिंह बिहार से थे, कहाँ से थे, बिहार से थे, मंगल पांडे बैरकपुर से थे और मौलवी, जी हाँ, तो मौलवी अब्दुल्ला जो है वो फैजाबाद से थे, जीतन महल जो थे वो दिल्ली से थे, कहाँ से थे, दिल्ली से। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, तुम्हारा अगला प्रश्न है ईरान का पुराना नाम क्या है, जी हाँ, तो ईरान का जो पुराना नाम है वो क्या है, तो ईरान का पुराना नाम की बात की जाए तो ये पर्सिया जो है ईरान का पुराना नाम है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो है असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला, जी हाँ, तो असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला तत्कालिक कारण क्या था, तो तत्कालिक कारण की बात की जाए तो ये कारण जो था, जी हाँ, तो ये कारण जो था वो क्या था, तो खिलाफत, जी हाँ, तो खिलाफत के प्रति अन्याय, जी हाँ, तो खिलाफत के प्रति अन्याय जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में उपदेश देने बंद कर देते हैं, जी हाँ, तो बौद्ध भिक्षु जो होते हैं किस ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में जो है बौद्ध भिक्षु जो हैं वो उपदेश देना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न है कल्कि, जी हाँ, तो कल्कि के नाम से निम्नलिखित में से कौन लिखा करते थे, तो कल्कि के नाम से जो है वो कौन लिखा करते थे, तो आर कृष्णमूर्ति जो है वो कल्कि के नाम से लिखा करते थे। अगला प्रश्न है गौरवपूर्ण क्रांति, जी हाँ, तो गौरवपूर्ण क्रांति जिसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है कहाँ हुआ था, तो गौरवपूर्ण क्रांति की बात की जाए तो ये जो है इंग्लैंड में
हुआ था। अगला प्रश्न जो है नस्तलिक तथा शिकस्त, ध्यान दीजिएगा, नस्तलिक तथा शिकस्त निम्न में से, या तो निम्नलिखित में से थी, तो नस्तलिक और शिकस्त जो है वो क्या थी, तो नस्तलिक और शिकस्त जो थी वो एक लिपि थी। क्या थी, वो एक लिपि थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान की बात की जाए तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। जहाँ तो इल्तुतमिश की बेटी थी। और रजिया सुल्तान जो है पहली महिला थी जो कि शासिका बनी थी। अगला प्रश्न है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ध्यान दीजिएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के झिल्ली के विषय में जो है वो कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आंतरिक, जी हाँ, तो आंतरिक, यानी कि बी ऑप्शन सही है। आंतरिक भित्ति के अनेक अंतर्वलन होते हैं, जहाँ तो अनेक अंतर्वलन जो हैं वो होते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय चाल क्या होता है। जहाँ तो कोणीय चाल जो है क्या होता है, तो कोणीय चाल जो है क्या होता है, रेडियन बाई सेकंड होता है। क्या होता है, रेडियन बाई सेकंड होता है। इसके अनुसार जो है, जी हाँ, तो इसके अनुसार जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई बाई 30। जी हाँ, तो पाई बाई 30 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से सफेद और लाल फास्फोरस के लिए सत्य है इसके अतिरिक्त कि वे किसमें, तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों CS में विलय होते हैं। जी हाँ, तो CS2 में क्या होते हैं, विलय होते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मूंगफली किस कुल का पौधा है। तो मूंगफली की बात की जाए, जी हाँ, तो मूंगफली की बात की जाए तो ये किस कुल का पौधा है। तो मूंगफली जो है वो आपको फेवेसी कुल का पौधा है। किसका, फेवेसी कुल का पौधा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है आयनिक यौगिक के लिए सत्य है। जी हाँ, तो आयनिक यौगिक के लिए कौन सा कथन जो दिया गया है वो सत्य है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ध्रुवीय विलयक में विलय होते हैं। जी हाँ, तो ये ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है वायुमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन हानिकारक विकिरणों को हमारी रक्षा करती है। तो ये जो है परावैंगनिक किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है परमाणु, ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक, ध्यान दीजिए, परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाएगा। जी हाँ, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 12 परमाणु की संख्या है। जी हाँ, तो परमाणु की संख्या 12 है तो उसका इलेक्ट्रॉन संख्या भी क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। जी हाँ, तो लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है तो इसका मतलब क्या है, किस रंग के लिए वो बना है। तो अधिकतम अगर लेंस की फोकस दूरी है तो वो जो है, जी हाँ, तो वो जो है वो किसके लिए बना है, तो लाल रंग के लिए जो है वो क्या है, जरूरी है, उपयोगी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है एक गैस, जी हाँ, तो एक यदि गैस ए का विसरण दर बी की अपेक्षा 5 गुना है, क्या है, 5 गुना है, तो ए और बी का घनत्व अनुपात क्या हो जाएगा। जी हाँ, तो ए और बी का घनत्व अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए इसके लिए होता है ए स्क्वायर। जी हाँ, तो ए स्क्वायर, एक बार फिर से देखेंगे, ए की विसरण दर बी की अपेक्षा 5 गुनी है तो क्या हो जाता है, बी स्क्वायर। जी हाँ, तो बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि बी अगर 1 है, 1 का स्क्वायर, और ए अगर 1 है और बी कितना हो जाएगा, 5 है तो 5 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा कितना, 1/25, यानी कि ए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा किसका, 84, यानी कि इसका 1/5 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है जब एक बाह्य प्रतिरोध R को आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल RE विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जहाँ तो विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तब बाह्य बल परिपथ में धारा अधिकतम होगी यदि, जहाँ तो अधिकतम कब होगी, तो कब होगी अधिकतम, तो जब, जहाँ तो R जो है 0 के बराबर होगा। क्या होगा, R जो है 0 के बराबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली की ओर लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करती। तो निर्भर किस पर नहीं करती, तो कुंडली की प्रतिरोध पर जो है वो निर्भर नहीं करती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है कि घुंटिक, जहाँ तो घुटिक संधि
और कोहनी संधि किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? गुटिक संधि और कोहनी संधि जो है वो किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो है वो कब्जा संधि का उदाहरण है। जी हाँ, तो कब्जा संधि का उदाहरण है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है MgCO। जी हाँ, तो MgCO2 में जलकर देता है। तो Mg जो है मैग्नीशियम जो है CO2 में जलकर क्या देता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा MgO। यहाँ तो MgO+C जो है वो मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड में जलकर देता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है रोनाल्ड के अनुसार क्रांतिक कोण का मान होता है। तो रोनाल्ड के अनुसार जो है वो क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? तो RN। जी हाँ, तो REN बटे PD होता है। जी हाँ, तो PD हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है कांच के, जी हाँ, तो कांच के एक टुकड़े को उच्च ताप पर गर्म करके ठंडा होने के लिए रखा गया। यदि वह चटक गया तो इसका मुख्य संभव कारण क्या हो जाएगा? यानी कि वो चटक गया है, क्रैक आ गया है उसमें, तो क्या कारण हो सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या है? तो ऊष्मा चालकता कम होना। जी हाँ, तो ऊष्मा का चालकता क्या होना? कम होना हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है कि यदि किसी, जी हाँ, तो यदि किसी जलीय विलयन का पीएच मान 0 है तो वो विलयन होगा। ध्यान दीजिए, अगर 7 से कोई विलयन का मान जो है अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है, ज़्यादा है तो क्षारीय, यानी कि 0 है तो वो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा अम्लीय जो है वो हो जाएगा, यानी कि अम्लीय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मुख से, जी हाँ, तो मुख से खाने वाली गर्भ निरोधक औषधि में होता है। तो मुख से खाने वाली गर्भ निरोधक जो औषधि होती है उसमें क्या होता है? तो उसमें जो है मेस्ट्रोनॉल और नोरेथिनड्रोन, ये दोनों के दोनों जो है होते हैं, यानी कि C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अपने सिर पर, जी हाँ, तो अपने सिर पर 20 किग्रा का बॉक्स उठाए हुए जब कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म में 50 मीटर चलता है तो गुरुत्व के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? जी हाँ, तो किया गया कार्य जो है वो कितना हो जाएगा? तो इसका कार्य जो है कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जी हाँ, तो इसका कार्य 0 हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक कक्षिक जटिल नहीं है? जी हाँ, तो आंतरिक कक्षिक जटिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो Ni। जी हाँ, तो NiCO4 हो जाएगा। जी हाँ, तो Ni×CO4 हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित, जी हाँ, तो निम्नलिखित बीटी फसलों में कौन सी फसल भारत के किसानों द्वारा प्रतिवर्ष उगाई जाती है? जी हाँ, तो प्रतिवर्ष जो है वो उगाई जाती है। तो कपास जो है वो उगाई जाती है प्रतिवर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक फेहलीन, जी हाँ, तो फेहलिंग विलयन को अपचाई नहीं करता है? जी हाँ, तो अपचाई नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा CH3COOH। जी हाँ, तो CH3COOH इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वृद्धि चक्र, जी हाँ, तो वृद्धि वक्र में सर्वाधिक वृद्धि पाई जाती है। जी हाँ, तो वृद्धि वक्र में सर्वाधिक वृद्धि किस में पाई जाती है? तो वृद्धि वक्र में सर्वाधिक वृद्धि की बात की जाए तो ये जो है, जी हाँ, तो ये जो है आपका किसमें? तो लौंग अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है कि गिनार्ड, जहाँ तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, जहाँ तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया क्लोरोएमीन, जहाँ तो क्लोरोएमीन से कराने से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है क्लोरोएमीन से कराने से? तो ये जो है आपको प्रथम एमीन प्राप्त होता है। जी हाँ, तो प्रथम एमीन जो है वो प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है बोरेक्स बनता है। जी हाँ, तो बोरेक्स बनता है जब बोरिक अम्ल निम्न के साथ अभिक्रिया करता है। जी हाँ, तो निम्न के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा Na2CO3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है धोवन सोडा, जो है तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोवन सोडा की बात की जाए तो Na, या तो NaCO2CO3 × 10H2O। जी हाँ, तो
थ्री, जी हाँ, तो NaCO3 इंटू 10H2O जो है वो धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। तो चलिए जो हमने मैथ बीच में छोड़ा था उस मैथ का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बाकी मैथ का जो हमने बीच में छोड़ा था उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में जो है हम लोग पहले कैमरे को कर लेंगे थोड़ा सा जूम, ताकि आप लोग को जो है क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे जाए। देखिए पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PE इज इक्वल टू 0.6 और PF इज इक्वल टू 0.3 और PE यूनिकैप F इज इक्वल टू 0.2 है, तो PE/F का मान कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखियो दोस्तों, सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे PE इज इक्वल टू 0.6, PF इज इक्वल टू 0.3 और PE यूनिकैप इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है। तो इसके अनुसार जो है इसका राइट आंसर जो है 2/3 आएगा। कितना आएगा 2/3। तो देख लेते हैं कि 2/3 जो है इसका आंसर कैसे आएगा। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है, जी हाँ दोस्तों जूम आउट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है कि P, जी हाँ तो आप लोग को दिखाई दे पा रहा होगा, PE/F, जी हाँ तो PE/F इज इक्वल टू PE यूनिकैप, जी हाँ तो ये यूनिकैप F डिवाइडेड बाई PF होता है। जी हाँ तो PF होता है। इसके अनुसार जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.2, जी हाँ तो 0.2 बाई, जी हाँ तो 0.2/0.3 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा 2/3, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, आंकड़ों का बहुलक जो है वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे अगर बहुलक वर्ग की बात की जाए तो बहुलक वर्ग जो है वो 10 से 14 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है इसी में आ रहा है, 10 से 14 ही आ रहा है। दोस्तों बहुलक वर्ग हमारा ज्ञात हो गया है, और हमारा जो है इसके पहले का यहाँ पे सबसे पहले जरूरत क्या क्या पड़ेगा, तो सबसे फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 31 का है। 32 के लिए क्या है फॉर्मूला बताया जा रहा है, यानी कि फॉर्मूला जो है वो क्या है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1, जी हाँ तो L प्लस F1 माइनस F0, जी हाँ तो F0, उसके बाद होता है 2F1, जी हाँ तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2, जी हाँ तो F2 प्लस, जी हाँ तो पूरे का जो इंटू होता है वो पूरे का इंटू, जी हाँ तो और H हो जाता है, जी हाँ तो H हो जाता है। जहाँ पे ध्यान दीजिएगा सारा का सारा वैल्यू जो है हम लोग इसी से निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा L का वैल्यू जो है वो बहुलक वर्ग का निम्न पद होता है, जी हाँ तो बहुलक वर्ग का निम्न पद F, जी हाँ तो H जो होता है, जी हाँ तो H जो होता है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, जी हाँ तो बहुलक वर्ग के यहाँ पे देख सकते हैं बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता कितना है 4 है, जी हाँ तो 4 है। उसके बाद जो है चलिए हम सब कुछ लिख ही लेते हैं। बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता होती है, उसके बाद जो है, जी हाँ तो उसके बाद जो है हमारा सबसे पहले L लिख लेते हैं। तो L कितना हो जाएगा, तो L जो है हमारा 10 हो जाएगा। H जो है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, यानी कि 5 हो जाएगा। F0, जी हाँ तो F0 जो है वो क्या बोला जा रहा है, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता 3 हो जाएगा। और F4 जो है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। चलिए तो इसके अनुसार जो है हमारा फॉर्मूला पे सब कुछ जो है वो पुट करेंगे। तो L हो गया 10 प्लस कितना हो जाएगा F1 यानी कि 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 × 5 माइनस 3 माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए तो इसके अनुसार जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 में से 7 जाएगा तो बाकी बचेगा 3 × 4 कितना हो जाएगा 10 प्लस, जी हाँ तो 10 प्लस 4 दूना 8/3। इसको जब करेंगे 10 तिया 30 और 8 कितना हो जाएगा 30 और 8 38 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जी हाँ तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12.66 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 12.7, यानी कि
12.7 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 12.7 यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है, लिम, जी हाँ तो लिम साइन 2 प्लस, जी हाँ तो लिम साइन 2 प्लस एक्स माइनस साइन 2 माइनस एक्स, ये तो हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला ही दिया हुआ है। जी हाँ तो पूरा का पूरा फॉर्मूला ही दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 कॉस, जी हाँ तो ध्यान दीजिएगा 2 कॉस 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है समीकरण, जी हाँ तो ध्यान दीजिएगा समीकरण के बारे में बोला जा रहा है कि समीकरण जो है वो प्रदर्शित करता है। तो कैसा प्रदर्शित करता है, तो यानी कि एक्स का वैल्यू जो है वो निकालना है। तो चलिए हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपका दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y+5। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करके दिखा सकूँ। यहाँ पे दिया हुआ है वाई स्क्वायर, यहाँ तो वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y+5 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको उस साइड लेके जाएंगे। जी हाँ तो सबसे पहले जो है एक्स को, जी हाँ तो एक्स को और 5 को उस साइड लेके जाएंगे, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ तो -5, यहाँ से एक उठा करके इधर ले आएंगे ताकि हमारा समीकरण जो है बैलेंस रहे। यहाँ तो समीकरण जो है वो बैलेंस रहे। तो यानी कि हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस, यहाँ तो +1 इज इक्वल टू, जब यहाँ से वो एक उठा के इधर लेके चल गए तो 2x माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए, जी हाँ तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो है y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा। तो यहाँ अगर गौर से देखिएगा, जी हाँ तो यहाँ अगर गौर से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। जी हाँ तो x माइनस 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर फिर से देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि बाई स्क्वायर, जी हाँ तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। यानी कि जहाँ x जो है वो क्या हो जाएगा, x इज जहाँ x माइनस 2 बराबर, जी हाँ तो x हो जाएगा और बाई माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, बाई। यहाँ से हम लोग उठा लिए हैं, ध्यान दीजिएगा ये इसका वैल्यू हम लोग उठा लिए। उसके अनुसार जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जी हाँ तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा जो है यहाँ से वैल्यू x का वैल्यू जो है क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा यहाँ से इसका वैल्यू। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है यानी कि इसका राइट आंसर जो है आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, आपका फार्मूला ही है। जी हाँ तो ये भी जो है यानी कि ये 35 नंबर का भी एक फार्मूला ही है। अगर हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करें तो बहुत ही ज़्यादा लंबा में जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्टली फार्मूला है तो इसको डायरेक्टली ही आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a+2√। जी हाँ तो a इंटू 2 रूट हो जाएगा। अगला है साइन का वैल्यू दी, साइन थीटा का वैल्यू दिया 5/13, तो कॉट थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, साइन थीटा का वैल्यू अगर 5/13 दिया हुआ है तो ध्यान दीजिए साइन थीटा का वैल्यू 5/13 दिया हुआ है। यानी कि अगर साइन थीटा की बात की जाए तो होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण का वैल्यू जो दिया हुआ है 5/13 दिया हुआ है। तो देखिए लंब और कर्ण दिया हुआ है तो आधार निकालने के लिए, जी हाँ तो आधार निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, आधार निकालने का फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली अगर आपको याद हो तो होता है 7/12 13। जी हाँ तो सॉरी 12/5 17 होता है। जी हाँ सॉरी दोस्तों 12/5 13 होता है। जी हाँ तो 12/5 13 जो है ये होता है। चलिए निकाल लेते हैं। तो इसका हो जाएगा क्या, कर्ण है 13 तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब है 5 तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस कितना हो जाएगा 169 माइनस 25 यानी कि हो जाएगा 144 का रूट, यानी कि हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें कॉट थीटा की, किसकी बात की जाए, कॉट थीटा की। देखिए यहाँ पे क्या पूछा रहा है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की अगर हम बात कर लें, जी हाँ तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कॉट थीटा की बात कर लें तो कॉट थीटा का होता है लंब बटे आधार। जी हाँ तो कॉट थीटा का होता है लंब बटे
आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है, तो लंब दिया हुआ है 12 निकला है, और हमारा लंब जो है वो कितना निकला है, 12 निकला है। सॉरी दोस्तों, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। लंब सॉरी आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है, उल्टा लिखा गया है। आधार जो है हमारा कितना निकला 12 और लंब जो है वो 5, तो यहाँ पे 12/5 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है असीमिका बोला जा रहा है, असीमिका 5x-3 इज इक्वल ग्रेटर दैन 7 है। जी हाँ, तो ग्रेटर दैन 7 है, तो दोनों पक्षों में तो हल करके हमको बताना है। दिया तो हल करके हमको जो है बताना है। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जैसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5x-3 ग्रेटर दैन 7 दिया हुआ है। तो इसको अगर क्या करेंगे, ये 3 को इस साइड लेके चले जाएंगे, यानी कि 5x ग्रेटर दैन 7 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि x यहाँ पे ग्रेटर देन का ही सिंबल होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/5, यानी कि आ जाएगा 2, यानी कि x का जो वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। और एक हमारा एक ही वैल्यू दिया हुआ है, तो इसके अनुसार जो है, जी हाँ, तो इसके अनुसार जो वैल्यू हमारा बनेगा यहाँ, तो इसके अनुसार जो समुच्चय हमारा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा -इन्फिनिटी। जी हाँ, तो -2 जो है इसके अनुसार हमारा सॉल्यूशन का आंसर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे डी आंसर राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है, यदि a1 माइनस, ध्यान दीजिएगा दिया हुआ है, यदि 1 माइनस, ध्यान दीजिए 1 प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल टू C0 है, 0 प्लस C1x प्लस C2x², तब जो है इसका मान जो है कितना हो जाएगा। तो इसका डायरेक्टली मान दिया हुआ है, यानी कि ये डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है। तो 2n जो है, तो 2n और n-2 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, तो देख लेते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, संख्याओं द्वारा कितने तरीके से आरोही क्रम में बढ़ते को लेकर सम्मिलित समांतर बनाया जा सकता है। जी हाँ, तो कितने तरीके से आरोही सम्मिलित समांतर बनाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए जब ऐसे रहेगा, ध्यान दीजिए जब ऐसे रहेगा तो इसको जो है हम लोग कितने तरीके से, पहले 1 2 3 लिखेंगे, फिर 1 2 4 लिखेंगे, फिर 1 2 5 लिखेंगे, 1 2 6 लिखेंगे। इस प्रकार से जब करेंगे, जी हाँ, तो इस प्रकार से जब करेंगे तो टोटल 9 बार आएगा। कितना बार आएगा, टोटल 9 बार जो है आ जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, यदि अल्फ़ा बीटा वास्तविक संख्याएं हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा का मान बताइए। तो ये जो है डायरेक्टली फॉर्मूला, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू जो है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, समीकरण x, जी हाँ, तो समीकरण x² माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू के मूल, जी हाँ, तो के मूल जो है वो कितना हो जाएगा। तो इसका मूल जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है हमारा क्या है, जी हाँ, तो ये क्या है, तो ये जो है एक प्रकार का फॉर्मूला है। जी हाँ, तो एक प्रकार के फॉर्मूले पे रिलेटेड है। इसका डायरेक्ट ही जो है आंसर बहुत ही आसानी से क्या आ जाएगा, हमारा -2i और -2i आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारा प्रश्न कहा जा रहा है, 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं इस प्रकार ली जाती है कि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी है। तो पांचवा संख्या क्या हो जाएगा। जी हाँ, तो पांचवा संख्या क्या हो जाएगा, चूंकि हमको पता नहीं समांतर श्रेणी कौन सा लेना है, तो सबसे पहले हम लोग निम्न और उच्च संख्या लिख लेते हैं। जहाँ तो निम्न और उच्च संख्या लिख लेते हैं। तो निम्न संख्या कितना है, 8 है, और उच्च संख्या कितना है, 26 है। तो इसमें हम लोग को पता नहीं है, समांतर श्रेणी का पहला पद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और लास्ट का पद 26 हो जाएगा। बीच में कितना हो जाएगा, a1 a2, इस प्रकार से ले लेते हैं, a1 a2, इस प्रकार से। इसके बीच में कितना हो जाएगा, 2 दिया हुआ है, तो कितना है, 5। तो इसके बीच में 5 संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तक ले लिए। उसके बाद जो है क्या बोला जा रहा है, इसके बीच में
तो ए हो जाएगा, जी हाँ, तो ए हो जाएगा हमारा 8 और एन हो जाएगा, जी हाँ, तो एन हो जाएगा हमारा कितना 7 और टोटल यानी कि लास्ट पद दिया हुआ है एल हमारा दिया हुआ है कितना, एल दिया हुआ है हमारा 26 यानी कि लास्ट का पद दिया हुआ है। उसके अनुसार जब हम लोग सोल्व करें तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू, जी हाँ, तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जी हाँ, तो एल माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी कि लास्ट का पद दिया हुआ हमारा 28, क्या दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, यानी कि 26 इज इक्वल टू हमारा स्टार्ट का पद एन दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और हमारा लास्ट का पद की संख्या 7 दिया हुआ -1, डी का वैल्यू नहीं पता है तो डी का वैल्यू हम लोग लिख लिए, तो डी का वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 26, यहाँ प्लस में इधर आएगा तो -8, यहाँ तो -8 और यहाँ क्या हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा तो बाकी बचेगा 6D, यानी कि यहाँ घटेगा तो कितना आ जाएगा 6D इज इक्वल टू 8 8 16 यानी कि हो गया 18। ये जो है डिवाइड मल्टीप्लाई से इधर आएगा डिवाइड में, यानी कि कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि डी का वैल्यू 3, यानी कि डिफरेंस जो है हमारा कितना निकल गया 3 निकल गया। डिफरेंस जब 3 निकल गया है तो हम सारे वैल्यू को जो है हम लोग आसानी से यानी कि निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो हमारा कौन सा वैल्यू पूछा जा रहा है एक बार देख लेते हैं। तो हमारा पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणी का 5वीं संख्या, तो 5वीं संख्या पूछा जा रहा है, तो पहला यह तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, तो A4 A5 जो है यानी कि 1 2 3 4 5 पाँचवा पूछा जा रहा है तो A5 है। तो पाँचवा संख्या निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो पाँचवा संख्या निकालने के लिए होता है कि N5 इज इक्वल टू A प्लस, जी हाँ, तो A प्लस 5 माइनस 1 यानी कि n-1 इंटू डी होता है। जहाँ पे n5 है यानी कि इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसको a प्लस कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a है हमारा 8, जहाँ तो a कितना है 8 है। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे चूँकि 5 जो है एक ज़्यादा लेना है तो इसमें क्या 6 लेंगे यहाँ पे, तो 6 माइनस 5D हो जाएगा, यानी कि 8 प्लस डी का वैल्यू हमको पता है 5 गुने 3 यानी कि 5 ये 15 और 8 15 8 कितना हो जाएगा 23, 23 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में जो है वो 23 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है इसके अनुसार क्या हो जाना चाहिए, तो अगला प्रश्न जो है √3 एक परिमेय संख्या है, जी हाँ, तो √3 एक परिमेय संख्या है को किसका प्रयोग करके सिद्ध किया जा सकता है, तो विरोधाभक्ति का प्रयोग करके, जी हाँ, तो विरोधाभक्ति का प्रयोग करके क्या दिया हुआ है, विरोधोक्ति का प्रयोग करके जो है हमसे प्रूव कर सकते हैं। यदि R का संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि R इज इक्वल टू इस प्रकार से दिया हुआ है, तो R निम्न में से किस प्रकार से संबंधित, तो R जो है संक्रमणीय रूप से ये संबंधित है, जी हाँ, तो संक्रमणीय रूप से संबंधित है। तो दोस्तों मैथ का भी सॉल्यूशन देख लिए। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिए, ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और साथ में दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और सबसे पहले आप लोगों को वीडियो मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, हम लोग जल्द ही मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में।